नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पार्टी हाईकमान उम्मीदवारों के नाम पर शुरू हुआ मंथन। 30 विधायकों सहित लगभग 100 सीटों पर हैं उम्मीदवार। कोतवाली में खाद के लिए महिलाओं ने किया मंडी रोड पर धरना प्रदर्शन। दुकान वाले पर लगाया भेदभाव का आरोप। जिला न्यायालय ने सीमेंट चोरी के आरोप में लगाया 6 साल और 80,000 का जुर्माना। सभी की दलीलों को सुनने के बाद ही सुनाया ये फैसला। अभिनेत्री जया प्रदा पर टिप्पणी के मामले में आजम समेत अन्य आरोपियों को लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने किया डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज। 2 नवंबर को होगी स्मारक घोटाले की अगली सुनवाई। दाखिल चार्जशीट में एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है और यूपी के 5 जिलों से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान 24 अक्टूबर को मैच में पाकिस्तान की जीत और भारत की हार पर खुशियां मनाने वाले और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को T20 मैच हुआ था, जिसमें भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे और नारे लगाकर पाक की जीत पर खुशियां मनाई थी। बरेली, बदायूं, सीतापुर और आगरा में दर्ज थे मुकदमे। साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक बदायूं का रहने वाला है। 24 अक्टूबर को उसने फेसबुक पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर और पाकिस्तान के झंडे की फोटो लगाकर जश्न मनाया था। वहीं बरेली के 2 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला और शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की। सीतापुर में भी पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी का समर्थन किया और भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में अपशब्द लिखा। वहीं आगरा के जगदीशपुर थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि भारत की हार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई और देश विरोधी नारे लगाए गए। पूर्वांचल में 15 सीटों पर 60 से लेकर 80 आवेदन आए हैं और पार्टी ज्वाइन करने वाले भी आवेदन कर रहे हैं। अब तक करीब 18,000 आवेदन मिल चुके हैं। इसमें करीब 5,000 आवेदन महिलाओं के हैं। समाजवादी पार्टी में विधानसभा उम्मीदवारों के नाम 20 नवंबर के बाद तय होंगे। फिलहाल सर्वे व विभिन्न स्तरों से मिले फीडबैक व जातीय गणित के आधार पर दावेदारों की टॉप 10 सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में 30 विधायकों समेत लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इससे पहले गठबंधन की गणित सुलझाई गई। वर्तमान में प्रदेश में सपा के 48 विधायक हैं, लेकिन एक विधायक के भाजपा में जाने के बाद 47 ही बचे हैं। इनके सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों से आवेदन मांगे गए हैं। ज़्यादातर 20 क्षेत्रों में 30 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। पूर्वांचल की 15 सीटों पर 60 से 80 आवेदन मिले हैं। इनके अलावा पार्टी ज्वाइन करने वाले भी आवेदन कर रहे हैं। अब तक करीब 18,000 आवेदन मिल चुके हैं। इसमें करीब 5,000 आवेदन महिलाओं के हैं। सूत्रों के मुताबिक आवेदकों द्वारा जमा किए गए शुल्क का मिलान किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र वार आवेदकों की सूची के आधार पर टॉप 10 सूची बनाने के लिए पार्टी हाईकमान ने मानक तय किए गए हैं। वहीं जहां कम दावेदार हैं, वहां टॉप 3 की सूची बनेगी। इसमें क्षेत्र में पकड़ रखने वाले, स्वच्छ छवि, बेहतरीन शैक्षिक व सियासी कैरियर वालों को तरजीह दी जाएगी। इन मानकों के आधार पर पार्टी हाईकमान उम्मीदवार के नाम पर मंथन करेगा। इसके बाद अंतिम सूची बनाई जाएगी। यह कार्य 20 नवंबर के बाद होगा। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है।
तो कुछ का चुनाव क्षेत्र बदला जा सकता है। इनमें वे विधायक होंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में सपा की छवि प्रभावित की होगी या उन पर दगाबाजी का आरोप लगा है। स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह देगी। पार्टी सपा हर सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखने के साथ ही गठबंधन के जरिए सियासी ताकत को भी बढ़ाने में जुटी है। पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा करना बेहतर होगा, क्योंकि इस बार उम्मीदवार घोषणा होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। इससे लोगों में पार्टी के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि सपा टिकट देने में स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह देगी। उम्मीदवार का विधानसभा क्षेत्र भले ही बदल जाएगा, लेकिन किसी जिले के नेता को दूसरे जिले की विधानसभा सीट पर उतारने से परहेज किया जाएगा। खाद के लिए परेशान किसानों के साथ अब महिलाएं भी चौका चूल्हा छोड़कर दुकानों पर लाइनों पर लग गई हैं। इलाइट से मंडी रोड स्थित खाद की दुकान पर वितरण के दौरान जाम लगाकर हंगामा किया। बुधवार को शहर के इलाइट से गल्ला मंडी रोड पर LIC ऑफिस के पास स्थित एक दुकान पर खाद वितरण के दौरान किसी को ज़्यादा और किसी को कम खाद देने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। हंगामा कर रही महिलाओं ने सड़क की मिट्टी उठाकर दुकान पर फेंकी। जानकारी मिलने से कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाम लगाए महिलाओं को किसी प्रकार समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जहां खाद वितरण के दौरान एक ट्रैक्टर में अधिक खाद की बोरियां जाती देखकर महिलाएं आक्रोशित हो गईं और खाद वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक महिलाएं सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करती रहीं। जानकारी मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और महिलाओं को समझाया बुझाया, जिस पर महिलाएं काफ़ी देर तक नहीं मानी और सड़क से बजरी मिट्टी उठाकर दुकान में फेंकने लगी। यह देख पुलिस ने थोड़ा सख्ती से उन्हें दुकान में मिट्टी फेंकने से रोका और फिर से किसी प्रकार उन्हें एवं वहां मौजूद सभी किसानों को कागजातों के आधार पर ही खाद वितरण का भरोसा दिया, जिसके बाद किसी प्रकार कोतवाली प्रभारी से मामला शांत कराते हुए जाम खुलवाया। हालांकि खाद वितरण के दौरान पुलिस तैनात रही ताकि कहीं कोई बवाल की स्थिति ना बन सके। यूपी के प्रयागराज में ट्रक समेत सीमेंट बरामद किया गया है और सरकारी चालक को 6 साल की सजा और 80,000 का जुर्माना लगाया गया है। जिला कोर्ट ने सीमेंट चोरी के आरोप में नलकूप व निर्माण खंड के जूनियर अभियंता और सरकारी चालक को 6 साल की सजा और 80,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि सिसोदिया ने सहायक अभियोजन अधिकारी शिवेंद्र मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया है। मामले में 36 साल से सुनवाई चल रही थी। घटना शिवकुटी इलाके में 1985 में हुई थी। उस समय यह इलाका कर्नलगंज थाने के अंतर्गत था। नलकूप व निर्माण खंड का चालक राजकुमार इलाहाबाद से सरकारी ट्रक पर 200 बोरी सीमेंट लाद कर राजकीय कार्य हेतु फतेहपुर ले जाने की बजाय जूनियर इंजीनियर सच्चिदानंद त्रिपाठी के शिवकुटी स्थित आवास पर लेकर पहुंच गया। वहां ट्रक को खड़ा कर उस पर लदी सीमेंट की बोरियां उतारने लगा। खुद जूनियर इंजीनियर भी वहीं मौजूद था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर सरकारी ट्रक सहित सीमेंट को बरामद कर लिया। सीमेंट की 14 बोरियां ट्रक से उतारकर जूनियर इंजीनियर के घर पर रखी हुई थी। पुलिस ने ट्रक समेत सीमेंट को अपने कब्जे में ले लिया और जूनियर इंजीनियर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले में दोनों अभियुक्त जमानत पर बाहर थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर धारा 409 के तहत दोनों अभियुक्तों को 6 साल की सजा और 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 411 के तहत 2 साल की सजा काटनी होगी और 5,000 का जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभिनेत्री जया प्रदा पर टिप्पणी करने के मामले में आजम समेत अन्य आरोपियों को झटका लगा है। इस मामले में कोर्ट ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। सपा सांसद आजम खां व सांसद डॉक्टर ST हसन समेत अभिनेत्री व रामपुर की
पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी सपा सांसद आजम खां व मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत अन्य आरोपियों को झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों की ओर से चार्जशीट पर आपत्ति जताते हुए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कटघर थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सपा सांसद आजम खां, अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन समेत अन्य सपा नेता जुटे थे। आरोप है कि इस दौरान अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर के सिविल लाइंस थाना में आजम खां, अब्दुल्ला आजम, डॉक्टर एसटी हसन, संभल के पूर्व सभा जिलाध्यक्ष फरोज खां, रामपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल बिश्नोई ने बताया कि विगत 25 अक्टूबर को मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन समारोह के आयोजक आरिफ व सपा नेता फिरोज खान की ओर से अदालत में डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस दोनों पक्षों की ओर से बहस भी पूरी कर ली गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुकदमे के तथ्यों को अवलोकन करते हुए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। हमारे क्षेत्र में जो लोग मुझे चाहते हैं दिल से, अगर वो इस स्थिति में हो तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। मुझे भी पता नहीं कि मैं तैरना नहीं आता है, लेकिन मैं तो हिम्मत तो कर रही हूँ। लेकिन हिम्मत को इसको लोग एक अच्छे लोग कहते हैं कि फिल्म वाले सांसद बनते हैं तो क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो क्षेत्र में जाने वालों को क्या मिल रहा है? इस तरह के ताना देना अच्छी बात नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ इस बात पर। आपका इशारा आजम खान की तरफ? आजम खान जी अभी तो हार गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या उनके भाषा है, वो अभी भी काबू में नहीं है। और मैंने शायद इतने साल भाई बना के शायद मैं उनको पहचानने में भूल गई। एक औरत के ऊपर और मेरे चरित्र के ऊपर उनको क्या मालूम है कि मैं चरित्रहीन हूँ? क्या देखा है उन्होंने? भगवान अल्लाह उनको माफ़ नहीं करेंगे। और आज मैं ये भी बताना चाहती हूँ, इतना मैंने एक लक्ष्मण रेखा को मैंने पार कर लिया है। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि अब मुझे इन शब्दों को सुनने का क्षमता नहीं है। और कोई भी हो, चाहे आजम खान हो, कोई भी हो, मैंने अपने क्षेत्र में जीत कर आई हूँ, जनता के वोट से आई हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकते हैं। अगर इनको अच्छा नहीं लगता है तो उनके अपने ज़ुबान को काबू में रखना अच्छी बात है। स्मारक घोटाले के मामले में एमपी एमएलए में 2 नवंबर को सुनवाई होगी। मामले में राजकीय निर्माण निगम के 25 तत्कालीन अफसर व 32 अन्य पर आरोप है। बसपा शासनकाल में लखनऊ और नोएडा में बने स्मारक व पार्कों के निर्माण में करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटालों में जांच के बाद सतर्कता की ओर से दाखिल चार्जशीट पर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार रॉय ने मामले में आरोपियों को तलब करते हुए सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है। चार्जशीट में उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम के 25 तत्कालीन अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा 32 अन्य आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व साजिश की धाराओं का संज्ञान लिया है। फर्जी शिक्षक भर्ती और करोड़ों के भुगतान के मामले में 2 अफसरों के नाम उजागर हुए हैं। पहले चरण में देवरिया के एडेड स्कूलों की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। उत्तर प्रदेश में हुए फर्जी शिक्षक भर्ती व उन्हें करोड़ों के भुगतान में वित्त सेवा के कई अफसरों की बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। पहले चरण में देवरिया के 2 एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों में वेतन जारी करने वाले 2 तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षक रईस अहमद व जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ये मामला 2010 से 2021 के बीच का है। बेसिक शिक्षा रईस अहमद व जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। ये मामला 2010 से 2021 के बीच का है। रिपोर्ट में उस अवधि में देवरिया में तैनात रहे 7 और वित्त एवं लेखाधिकारियों के नामों का जिक्र किया गया है। इन 7 की पहचान का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।
योगी सरकार ने फर्जी शिक्षकों को वेतन जारी करने वाले वित्त सेवा के अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाने के निर्देश दिए थे, जिससे कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे मामले की जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी के मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी के मामले में जांच के लिए जो कमेटी गठित की है, उसके सदस्यों में खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व सेक्रेटरी और एनटीआरओ जैसे अहम संगठन के अध्यक्ष रहे पूर्व आईपीएस आलोक जोशी शामिल रहे। इनके अलावा डॉक्टर संदीप ओबरॉय, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग संयुक्त तकनीकी समिति में उप समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जांच कार्य में सहयोग देने के लिए गठित 3 सदस्यीय तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी का नाम भी है। वे गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डीन के पद पर कार्यरत हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच की कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस आरवी रविंदर करेंगे। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उसमें हरियाणा के पूर्व आईपीएस आलोक जोशी और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन में भी उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप ओबरॉय को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। आलोक जोशी को साल 2012 में रॉ सेक्रेटरी बनाए जाने का आदेश जारी किया गया था। वह हरियाणा में कई जिलों के एसपी रहने के बाद प्रतिनियुक्ति पर रॉ में आ गए थे। साथ ही वह लंबे समय तक विदेश में भी रहे थे। पाकिस्तान और नेपाल को लेकर उन्होंने विशेष काम किया है। विदेश से लौटने के बाद वह कुछ समय तक हरियाणा में आईजी के पद पर लगे, लेकिन जल्द ही वह दोबारा से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रॉ में लौट आए। रॉ से रिटायर होने के बाद 2014 में उन्हें एनटीआरओ में चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। गोरखपुर में उम्मीदवारों की तैयारियों को परख रही है कांग्रेस। गोरखपुर चंपा देवी पार्क में 31 अक्टूबर को होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का भाग्य भी तय करेगी। गोरखपुर बस्ती मंडल के नेताओं को अपने अपने क्षेत्र से आम लोगों को इस रैली में लेकर आना है। जिस नेता के साथ जितनी भीड़ होगी, उसकी दावेदारी भी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। बता दें कि यूपी में वापसी के लिए इस बार कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपने को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में भी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक उन नेताओं के जिम्मे है जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को सशक्त उम्मीदवार बता रहे हैं। इसकी नियमित समीक्षा भी हो रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी समेत कई पदाधिकारी 2 दिनों से गोरखपुर में ही डेरा डाले हुए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक कमेटी हर जिले से आने वाली अनुमानित संख्या, आने का साधन आदि का विवरण नोट कर रही है। जिस नेता को जो लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुरूप अब तक क्या प्रयास किया गया है, इस पर भी बात हो रही है। कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय भी यहाँ की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। शहर के चंपा देवी पार्क में होने वाली इस रैली के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू खुद विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। रेलवे समेत कई विभागों के कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, कृषक और मजदूर वर्ग के प्रतिनिधियों से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष इस बार रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार को बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में दोपहर बाद करीब आधा घंटा बादलों की गड़गड़ाहट के बीच झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी की गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। कई जिलों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में 31 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार को प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे सहित 21 सड़कों पर यातायात ठप रहा। वहीं 22 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। शिमला में 5 और कुफरी में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य आपदा प्रबंधन सेल के अनुसार बुधवार को नेशनल हाईवे 3 दारचुआ से सरचू और नेशनल हाईवे 505 ग्राफू से लोसर के बीच यातायात बंद रहा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ। एक मिनी बस खाई में गिर गई।
इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मौके पर रेस्क्यू चला रहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने डोडा के डीसी विकास शर्मा से बात की है। घायलों को जीएमसी डोडा शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह की भी मदद की जा रही है और जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी उसे मुहैया कराया जाएगा। मिनी बस जब सुईगुवारी इलाके में पहुंची तो चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधा खाई में उतर गई। खाई में लुढ़कने के दौरान मिनी बस के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें सवार कई यात्री तो वाहन से निकलकर बाहर चट्टानों पर गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में कुछ ही देर बाद सेना के जवान स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए थे। वहीं गाड़ी से इधर उधर गिरे लोगों में 8 लोगों ने तो वहीं दम तोड़ दिया था। एनसीआर में जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। इसमें हैरत की बात यह है कि दिल्ली से ज़्यादातर एनसीआर के शहरों में प्रदूषण देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके दिल्ली पर तो सभी का फोकस है, जबकि एनसीआर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियमित रूप से जारी होने वाला एयर क्वालिटी बुलेटिन भी इस तथ्य से तस्दीक करता है। विशेषज्ञों की माने तो जब तक एनसीआर में भी समान नियम कायदे लागू नहीं होंगे, दिल्ली के प्रदूषण को थामना नामुमकिन होगा। किसान संगठन आंदोलन के खिलाफ अब भाजपा नेताओं के साथ साथ औद्योगिक संगठन भी मुखर हो रहे हैं। गत दिवस नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत से जहां भाजपा नेताओं ने तीखी बहस की, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली हरियाणा की सीमा पर बंद रास्ते खोलने का मुद्दा उठाया। इन्होंने आंदोलन के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राकेश टिकैत से सीधे कहा कि किसान खेत में काम कर रहे हैं और पहले की तरह एमएसपी पर मंडियों में अपनी फसल बेच रहे हैं। 3 कृषि सुधार कानूनों पर शीर्ष अदालत ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। फिर यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, जिसमें सोनीपत और बहादुरगढ़ बॉर्डर 10 माह से बंद हैं। इन बॉर्डर के आसपास के उद्योग व्यापार ठप हो गए हैं और सेवा प्रभावित हो रही है। बंद रास्तों की वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। परिवहन मंत्री ने भी कहा है कि दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह में कहीं आंदोलन नहीं है, क्योंकि किसान अपने खेत में काम कर रहा है।